नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण की इस सीरीज में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ भाग 2। और भाग 2 में हम उसी बिंदु से प्रारंभ करेंगे अध्ययन करना जिस बिंदु पर हमने भाग 1 को छोड़ा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण का भाग 1 आपके बीच प्रदर्शित किया जा चुका है। आज मैं भारतीय संविधान के निर्माण का भाग 2 आपके बीच लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। भाग 2। अब देखिए साथियों, इससे पहले के भारतीय संविधान के निर्माण के भाग 1 में अंतिम जो बिंदु अपना रहा था वो रहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक। उस बिंदु को मैं एक बार आपके सामने दोबारा बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुनिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो आयोजित की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। वर्तमान नई दिल्ली में संसद भवन में ये बैठक हुई थी। प्रातः 11 बजे ये बैठक प्रारंभ हुई थी और इस प्रथम बैठक में फ्रांस की वरिष्ठता पद्धति को आधार बनाकर सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव इस प्रथम बैठक में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और जेबी कृपलानी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इस प्रस्ताव का सर्वप्रथम अनुमोदन व स्वीकृति सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दी गई। इसके पश्चात सर्वसम्मति से सदस्यों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया। अब अपन इसके आगे बात करते हैं। पॉइंट आएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक साथियों आयोजित की गई थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई और इस दूसरी बैठक में सर्वसम्मति के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। राजेंद्र प्रसाद, इनको चुन लिया गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष नहीं रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष वो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर प्रश्न आ जाए साथियों, जैसा कि मोस्टली परीक्षाओं में आता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन रहा है, इसमें ऑप्शन में आपको राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोनों नाम दिए जाते हैं। और न दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो अगर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों ऑप्शन आ जाए और प्रश्न आ जाए, और कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, प्रश्न आता है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है, तो उत्तर आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर प्रश्न आ जाए संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन रहा है, तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। अगर प्रश्न आ जाए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। अब मेरा प्रश्न आप सुनिए, जो प्रश्न आपको कंफ्यूजन में ला सकता है वो प्रश्न है, सीधा सा है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अब आप सोचोगे कि न तो स्थायी पूछ रहा है, न अस्थायी पूछ रहा है, न प्रथम पूछ रहा है, इसमें क्या उत्तर किया जाए। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको करना है और यही एकदम सही माना जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, अगर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों आपको ऑप्शन में दिए जाएं तो उत्तर आएगा राजेंद्र प्रसाद। आप अच्छी तरह ध्यान में इस बात को बैठा लीजिए।
अब देखिए साथियों, ये जो दूसरी बैठक हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इसी बैठक में एक और जो महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया वो किया गया था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो 11 दिसंबर को जब ये दूसरी बैठक बुलाई गई थी, इसी बैठक में संवैधानिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया था BN राव। BN राव को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया कि समय समय पर संविधान सभा के सदस्यों को यदि कानूनी सलाह परामर्श की आवश्यकता होगी तो वो परामर्श किससे लिया जाएगा? BN राव से लिया जाएगा। इसका देखिए साथियों, वैसे शॉर्ट नाम ही आता है ज्यादातर, पूरा इसका फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव। ये आप ध्यान में रखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? BN राव को बनाया गया था और इसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। अब देखो इसके आगे अपन बात करते हैं। इसमें आपको विशेष बात क्या ध्यान में रखनी है साथियों, बेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि देखिए साथियों, ये प्रश्न एक बार पहले एग्जाम में आ चुका है। नाम परीक्षा का विशेष महत्व नहीं रखता है कि मैं आपको नाम बताऊं परीक्षा का। उसमें ऑप्शन में दे रखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का कोई भी प्रश्न आएगा व्यक्तिगत तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम निश्चित रूप से आएगा। और कई विद्यार्थी जो होते हैं जो इतना ज्यादा तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए तो वो हकीकत में मसीहा बन जाते हैं। प्रश्न चाहे कोई भी आए, उनको भीमराव अंबेडकर दिख जाता है तो वो उस भीमराव अंबेडकर ही उत्तर है, प्रश्न वो नहीं पढ़ते हैं। तो साथियों, इसमें प्रश्न था कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन में था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक इसके अंदर KM मुंशी का नाम था, एक मोहम्मद सादुल्ला का नाम था और एक नाम था बेनेगल नरसिंह राव। BN राव था, पूरा नाम नहीं था, BN राव ही था। तो ये नाम हमारे जहन में होता है कि BN राव हमने पढ़ रखा है और ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो ध्यान में रखिए, ये सदस्य नहीं थे संविधान सभा के और इन्होंने निशुल्क सेवा दी थी। इन्होंने संविधान सभा में निशुल्क सेवा प्रदान की थी, कोई इन्होंने चार्ज नहीं लिया था अपनी कानूनी सलाह परामर्श देने के लिए। तो ये बात है अपनी दूसरी बैठक के संदर्भ में। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर संविधान सभा के सदस्यों ने स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया और इसी बैठक में संविधान सभा का कानूनी सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने संविधान सभा में संपूर्ण जो कार्य किया है, जो सेवाएं दी हैं, वो इन्होंने निःशुल्क प्रदान की हैं। तो ये दूसरा जो बिंदु है ये आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब देखिए इसके बाद में अगली जो अपन बात करेंगे वो है तीसरी बैठक। सारे बिंदुओं को आप अच्छी तरह ध्यान में कर लीजिए। सारी की सारी बातें आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, बस शर्त यह है कि आप ध्यान से सारे के सारे तथ्यों को अपने दिमाग में बैठाते चले, याद करते चले। तीसरी जो बैठक हुई थी साथियों वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। एक एक दिन का अंतराल है। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, उसके एक दिन छोड़कर दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, उसके बाद में एक दिन छोड़कर जो है तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर को हुई। तो देखिए इसमें अब आपको अध्यक्ष के संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष जो है वो स्थायी रूप से कौन बना दिए गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए हैं। तीसरी बैठक में देखिए साथियों, जो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण
किस तिथि को प्रारंभ हुआ? अब इसमें ऑप्शन आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या फिर प्रारूप समिति वाला दे सकता है 29 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950 दे सकता है। संविधान जिस दिन अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 भी दे सकता है। आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए साथियों, हालांकि इससे पहले 2 बैठकें आयोजित की गई थी, लेकिन दोनों ही बैठकों में जो है वो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के संदर्भ में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया था। संविधान निर्माण का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था तीसरी बैठक के साथ 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ है, ये किसके साथ प्रारंभ हुआ है, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो उसमें आता है उद्देश्य प्रस्ताव। इसी तीसरी बैठक में संविधान सभा के सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, जो मैंने आपको कल बताया था, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने तीसरी बैठक में संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। तो प्रश्न आता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाए गए थे या किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और कौन सी बैठक में लाया गया था साथियों? तीसरी बैठक में लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव जो है, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। ये आप ध्यान में रखिए, वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को। इसी वजह से प्रस्तावना का दूसरा जो नाम आता है वो है उद्देशिका। प्रस्तावना का दूसरा नाम है उद्देशिका। इस प्रस्तावना की अपन आगे विस्तार से बातें करेंगे। एक आपको पूरा वीडियो जो है वो प्रस्तावना के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब देखिए साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए, लेकिन इस दिन ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुए। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की पटल पर 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था, ये अलग प्रश्न बनता है। तो ये संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिए गए थे 22 जनवरी 1947 को। ये प्रश्न दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 को। और संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी, कब पारित किया? तो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यह आप विशेष ध्यान में रखिए। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को क्या कहा गया है, देख लीजिए आप। यह प्रश्न बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान को क्या कहा गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो कौन से शब्दों का बोध होता है? तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब साथियों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं वो कहाँ गए? तो साथियों ये जो दो शब्द हैं वो मूल संविधान में नहीं थे। प्रस्तावना में जो एकमात्र जो संशोधन हुआ है वो एक संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बातें आपको आगामी वीडियोस में विस्तार से बताई जाएगी। आप यहाँ इतनी सी बात ध्यान में रखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये बात की है अपन ने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में।
अब देखिए आगे, अब देखिए साथियों, इसके बाद में एक प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? एक प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का प्रारूप निर्माता कौन था? और एक प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु गठित समिति थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को मूर्त रूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो साथियों, ये जो मूर्त रूप है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किया गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की पटल पर रखे थे और इस उद्देश्य प्रस्ताव के पास होने के साथ ही भारतीय संविधान का निर्माण कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो पाया था। तो संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये याद रखिएगा प्रश्न, और सभी प्रश्नों में आपको भीमराव अंबेडकर का नाम निश्चित रूप से दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का प्रारूप। अब देखिए साथियों, विद्यार्थी जो है वो प्रारूप शब्द देख लेते हैं तो इसके बाद में वो अपनी भी नहीं सुनते, न किसी की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की प्रकृति है कि अगर उसे खुद पर पूरा विश्वास हो जाता है तो फिर वो किसी अन्य की बात नहीं मानता। तो देखिए, ये जो शब्द है प्रारूप, ये काफी दिक्कतें प्रस्तुत करने वाला है। तो मैं आपके ये डाउट्स दूर कर देता हूं। संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार किया गया था साथियों, ये तैयार किया गया था संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा। अच्छी तरह आप ध्यान में रखिए, BN राव के द्वारा संविधान सभा के लिए प्रारूप तैयार किया गया था और BN राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने एक समिति गठित की थी। वो समिति थी प्रारूप समिति। तो तीसरा जो प्रश्न है उसका समाधान आपको मिल गया होगा। भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के हेतु कौन सी गठित समिति थी? तो ये समिति थी साथियों प्रारूप समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए, प्रारूप समिति का एक अन्य नाम भी है पांडुलेखन समिति। ये भी आप ध्यान में रखिए, ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब, संविधान सभा के लिए प्रारूप का जो निर्माण किया गया, संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। और BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उसी प्रारूप के आधार पर
संविधान का निर्माण कार्य जो पूरा संपन्न किया गया है ये उस प्रारूप के आधार पर ही किया गया है। ऐसे अगर मैं कह दूं कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था, जो प्रारूप बीएन राव ने तैयार किया गया था, ये ब्लूप्रिंट था, पूरे संविधान का एक नक्शा था और इसी प्रारूप के आधार पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे संविधान का निर्माण किया था। तो प्रश्न आता है, डायरेक्ट प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति का कार्य क्या था, तो इसकी अपन चर्चा अब करते हैं। देखिए आप, ये तीनों प्रश्न आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूं मैं। अब देखिए इससे अगला जो प्रश्न है, प्रारूप समिति। वैसे अभी मैं आपको बहुत सारी समितियां बताऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट तो प्रारूप समिति है। इसके अलावा और भी संविधान सभा के द्वारा गठित की गई समितियां थी, उनके अध्यक्षों का नाम भी आपको पता होना चाहिए साथियों। सुमेलित करने वाला प्रश्न भी आ सकता है। तो देखिए प्रारूप समिति का गठन जो है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, यह है अध्यक्षता। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या आ जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है प्रारूप समिति। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। दोनों ये जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए साथियों, अगली जो बात आती है वो आती है कार्य की। प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था, तो प्रारूप समिति को कार्य क्या सौंपा गया था, वही जो अपना तीसरा प्रश्न था, वही कार्य है कि बीएन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना और समय समय पर संविधान सभा के सदस्यों का पर्यवेक्षण करना। तो इसके दो कार्य आप ध्यान में रखिए। पहला है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना और दूसरा कार्य है संविधान सभा के सदस्यों का समय समय पर निरीक्षण व पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन। ये दो कार्य आपको बताने हैं। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान सभा जिसका गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को किया गया था, इस समिति का कार्य क्या था, तो समिति का कार्य था बीएन राव के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था संविधान का, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करना इस समिति का कार्य था। दूसरा था संविधान का निर्माण जो सदस्य कर रहे थे उनका समय समय पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। तो पूरे भारतीय संविधान का जो निर्माण है साथियों, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण में हुआ था। इसी वजह से भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे इस समिति के, और इस समिति के ही द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो संविधान बनाया गया उन सदस्यों का समय समय पर निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण किया गया। इसी कारण से भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है
भारतीय संविधान का जनक। अब देखिए साथियों, भीमराव अंबेडकर के बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रारूप समिति थी, ये कितना सदस्यीय समिति थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी संख्यात्मक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस समिति में थे कुल 7 सदस्य। 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष आपको पता चल गया है, भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा जो सदस्य थे वो आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए, जैसे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो इन सदस्यों के जो नाम हैं वो मैं आपको लिख रहा हूं। आप सभी के सभी सदस्यों का नाम जो है वो व्यवस्थित याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य रहा है या नहीं रहा है। तो देख लीजिए, नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब देखिए, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों का नाम मैं आपके सामने लिखूंगा। अब देखिए, सबसे पहले है अध्यक्ष का नाम। अध्यक्ष आपको पता है अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा देखिए साथियों, और कौन कौन से सदस्य थे? के.एम. मुंशी, ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नाम आपको एग्जैक्ट ध्यान में होना चाहिए ये। चौथे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। 5वें सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। 6ठे सदस्य थे बी.एन. मित्तल और 7वें थे डी.पी. खेतानी। ये नाम आप अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए, इनके अंदर मेन जो परिवर्तन आया वो क्या आया? ये प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, तब ये 7 के 7 सदस्य जो थे वो नामांकित किए गए थे। अब जिस दिन इस समिति का गठन हुआ, उस गठन की तिथि के कुछ ही दिन पश्चात जो है वो बी.एन. मित्तल ने किसी कारणवश जो है इस समिति से त्यागपत्र दे दिया था, और इनके स्थान पर जो है वो नए सदस्य बनाए गए थे एन. माधव राव। यह तथ्य आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है साथियों। प्रारंभ में जो है इनको सदस्य बनाया गया था बी.एन. मित्तल को, लेकिन कुछ दिनों बाद में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में बी.एन. राव के स्थान पर कौन नए सदस्य बनाए गए? तो वो बनाए गए थे एन. माधव राव। इसी तरह से साथियों, डी.पी. खेतान जो थे ये भी प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे, और इनका भी जो है वो समिति की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात निधन हो गया था, और निधन होने पर इनकी ये जो सीट रिक्त हुई, इसके स्थान पर नए सदस्य जो बनाए गए वो बनाए गए थे टीटी कृष्णमाचारी। ये बनाए गए थे नए सदस्य।
तो ये दोनों जो तथ्य हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि साथियों कई जो बुक्स अपन पढ़ते हैं तो उनमें जो होता है वो बीएन मित्र के स्थान पर जो है एन माधवराव मिलता है, और कई जो है वो डीपी खेतानी दे देते हैं, ये नाम देते नहीं है। तो विद्यार्थियों के काफी कंफ्यूजन रहता है इस मामले में। तो मैं आपको सारी की सारी बातें बता चुका हूँ। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इसके अलावा यदि कल को प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के कौन प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं रहे हैं, तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये दोनों नहीं रहे हैं, ये रहे हैं साथियों। बीएन मित्र जो है इन्होंने व्यक्तिगत कारण से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दिए जाने के बाद में एन माधवराव को इनके स्थान पर प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा डीपी खेतान जो थे इनकी कार्य ग्रहण करने के पश्चात मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने पर नए जो सदस्य बनाए गए वो बनाए गए थे टीटी कृष्णमाचारी। तो ये बात आपको सारी समझ में आ गई है। इसके बाद देखो तो प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में आप जान गए साथियों। सातों के सातों सदस्य मैंने बता दिए हैं, और कौन से दो सदस्य थे जो प्रारंभ में नियुक्त किए गए थे और किसी कारणवश उनके स्थान पर दूसरे सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए। अब देखिए प्रारूप समिति जो है वो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। मैं बार बार आपको ये तिथि बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इस प्रारूप समिति के सदस्यों ने जो है वो अपना कार्य प्रारंभ किया, और प्रारूप समिति पर जो है भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन जो है वो बहस हुई थी। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जो है ये आपको पूछा जाता है अवधि। भारतीय संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में कितनी अवधि तक बहस हुई? तो भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन जो है वो बहस हुई थी। और अगली जो बात मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है वो ये है कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में कब प्रस्तुत की? यह प्रश्न आ सकता है प्रारूप समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में कब सौंपी गई? तो प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी संविधान सभा में साथियों, वो सौंपी थी 21 फरवरी वर्ष 1948 को। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, यह तारीख भी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि 21 फरवरी 1948 वो तिथि थी जिस दिन प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? तो 114 दिन बहस चली। इसके अलावा प्रारूप समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में कब पेश की गई, कब प्रस्तुत की गई? तो वो की गई थी 21 फरवरी 1948। तो ये जो प्रश्न है ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पहले पूछा जा भी चुका है। अब देखिए अगली बात आती है प्रारूप समिति के द्वारा जो नया संशोधित प्रारूप तैयार किया गया। देखिए अच्छी तरह आप मेरी बात को सुनिए, इसमें भी दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक प्रश्न आता है साथियों, संशोधित प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? संशोधित यदि शब्द आ जाए तो उत्तर आएगा भीमराव अंबेडकर। जैसे पूरा प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान का संशोधित प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो संशोधित प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? वो तैयार किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा।
संशोधित इसलिए है क्योंकि प्रारूप तो बी एन राव के द्वारा तैयार कर दिया गया था। इसी प्रारूप को जो है नए सिरे से विचार विमर्श करने के पश्चात संशोधित तरीके से दोबारा तैयार किया गया, तो वो है संशोधित प्रारूप। संशोधित प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर समिति पूछ ले, तो अगर समिति आपसे पूछ ले कि किस समिति ने भारतीय संविधान का संशोधित प्रारूप तैयार किया था, तो उत्तर आएगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते व्यक्तिगत उत्तर अगर आपसे पूछे तो वो आएगा भीमराव अंबेडकर। अब देखिए साथियों, इसके बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि ये जो संशोधित प्रारूप जो तैयार किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, इस संशोधित प्रारूप पर कितनी बार वाचन किया गया? प्रश्न आता है वाचन। भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितनी बार वाचन किया गया? तो कितनी बार वाचन किया गया था साथियों? 3 बार वाचन किया गया था। अच्छी तरह आप ध्यान में रख लीजिए इस बात को। भारतीय संविधान के प्रारूप पर 3 बार वाचन किया गया था। पहला था 15 नवंबर 1948 को, दूसरा वाचन हुआ था 6 नवंबर 1949 को, और तीसरा वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यह तीसरा जो वाचन था, इस दिन जो है हमने हमारा संविधान अंगीकृत कर दिया था, मतलब हमने हमारा संविधान जो है वो निर्मित कर लिया था। तो ये आपको तीनों तिथियां ध्यान में रखनी है कि संविधान के प्रारूप पर कुल 3 वाचन हुए हैं। सबसे पहला जो वाचन हुआ है वो 15 नवंबर 1948 को हुआ, दूसरा वाचन जो है 6 नवंबर 1949 को हुआ, और तीसरा वाचन जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपन थोड़ी सी बात करेंगे भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी सारी, मैं आशा करता हूं ऐसा। अब देखिए भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में प्रश्न बनता है साथियों चुनाव से संबंधित, और वो प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र क्या था। तो ये हमें क्लियर पता है कि भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अभिन्न अंग थे, सदस्य थे, प्रमुख सदस्यों में उनका नाम लिया जाता है। तो प्रश्न आता है भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे। कई स्टूडेंट्स की इसमें दिक्कत आती है। दिक्कत कब आती है? जब ऑप्शन में बंगाल भी दिया जाता है और ऑप्शन में बंबई भी दिया जाता है। बाकी चारों विकल्प की अपन बात नहीं करेंगे, जो है ये 2 विकल्पों पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। तो भीमराव अंबेडकर ने जो है वो संविधान सभा की सदस्यता प्राप्त की है, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, भीमराव अंबेडकर ने जुलाई 1946 में जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उसमें बंबई से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अच्छी तरह आप बात को सुन लीजिए सारी, उसके बाद में आप स्वतः ही उत्तर देना। भीमराव अंबेडकर ने जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कहां से चुनाव लड़ा था? बंबई से चुनाव लड़ा था साथियों, और ये चुनाव हार गए थे। अब आप कहोगे कि जब बंबई से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में पराजित हो गए, हार गए, इसके बावजूद ये संविधान सभा के सदस्य कैसे बने? तो देखिए आगे आप बात सुनिए। बंबई से चुनाव इन्होंने लड़ा, ये परिणाम में हार गए, चुनाव हार गए। इसके बाद में मुस्लिम लीग जो
आगे चलकर अल्पमत की वजह से संविधान सभा का बहिष्कार करेगी। इस मुस्लिम लीग के सहयोग से और समर्थन से भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा बाद में बंगाल से। मुस्लिम लीग के समर्थन से भीमराव अंबेडकर ने बंबई से चुनाव हारने के बाद बंगाल के जैसूर कुलना क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ा। तो बंगाल के किस क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था? जैसूर कुलना निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये विजयी रहे और इस तरह से इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता प्राप्त कर ली। अब कई साथी सुन रहे हैं कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, अब तो उत्तर आ जाएगा बंगाल। तो रुकिए साथियों, अभी वार्ता बाकी है। जैसूर कुलना बंगाल क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग के सपोर्ट से चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत गए और संविधान सभा के सदस्य भी बन गए। अब क्या हुआ साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और भारत के दो हिस्से बना दिए गए। स्वतंत्र भारत से अलग कर दिया गया पाकिस्तान, तो एक नए देश का उदय हुआ पाकिस्तान का। और ये जो बंगाल का जैसूर कुलना जो क्षेत्र था, ये विभाजन के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब देखिए, जब ये जैसूर कुलना क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो भीमराव अंबेडकर की जो सदस्यता थी वो वापस समाप्त हो गई, क्योंकि जिस निर्वाचन क्षेत्र से भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था, वो जो क्षेत्र है वो विभाजन के पश्चात भारत का अंग नहीं रहा, तो भीमराव अंबेडकर की जो सदस्यता थी वो संविधान सभा से स्वतः ही समाप्त हो गई। और यही जो पूर्वी क्षेत्र है ये वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आप सभी साथी इस बात से परिचित हैं। अब देखिए साथियों, जब इनकी सदस्यता समाप्त हो गई तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह आग्रह किया कि कैसे भी करके संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर को सदस्यता प्रदान करें। वो इस संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और कानून विशेषज्ञ थे भीमराव अंबेडकर, और उन्हें अच्छा खासा संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा समय समय पर जो कार्य किए जा रहे थे उनके निरीक्षण का भी उन्हें अच्छा अनुभव हो गया था प्रारूप समिति की अध्यक्षता करते हुए। तो BN राव ने जो है वो राजेंद्र प्रसाद के सामने ये आग्रह किया कि कैसे भी कीजिए अध्यक्ष महोदय, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाइए। इसके जवाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय बंबई के जो प्रधानमंत्री थे BG खेर, मुंबई के प्रधानमंत्री थे BJ खेर, इनको पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री BJ खेर को और ये आग्रह किया कि बंबई से एक सीट रिक्त करवाई जाए ताकि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया जा सके। ऐसी नौबत आई नहीं साथियों BJ खेर के द्वारा कि कुछ कार्य किया जाता, उससे पहले ही संविधान सभा के सदस्य MR जयकर ने संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। भीमराव अंबेडकर के लिए इन्होंने ये त्याग कर दी, अपनी सीट का इन्होंने त्याग कर दिया MR जयकर ने, और इनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनः संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। तो सारी की सारी बात अगर आपके समझ में आ गई है साथियों, तो अब ये जो प्रश्न है ये आपके लिए कोई विशेष दुविधा वाला प्रश्न नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे, तो इसमें उत्तर आएगा बंबई। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लीजिए, इसमें आप बंगाल नहीं करेंगे। तो सारी की सारी घटनाक्रम आपके समझ में आ गया है
कि भीमराव अंबेडकर ने बंबई से चुनाव लड़ा था, चुनाव में पराजित हुए। इसके बाद में मुस्लिम लीग के सहयोग से इन्होंने बंगाल के जैसुर कुलना क्षेत्र से चुनाव लड़ा, ये जीत गए। इसके बाद में विभाजन जब हुआ भारत का, तो विभाजन के पश्चात जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था जैसुर कुलना, ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इससे इनकी सदस्यता वापस समाप्त हो गई। इसके बाद में जो है वो BN राव जो थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से आग्रह किया भीमराव अंबेडकर को सदस्यता दिलाने के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई के प्रधानमंत्री BJ खेर को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि जल्द से जल्द मुंबई से निर्वाचन क्षेत्र रिक्त कराया जाए। जिससे पहले कि कुछ और कार्रवाई आगे बढ़ती, संविधान सभा के ही सदस्य MR जयकर ने जो है वो अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देते ही जो स्थान रिक्त हुआ, उस स्थान पर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सदस्य के रूप में निर्वाचन कर लिया गया। तो इसमें उत्तर आएगा बंबई। तो ये बात थी अब तक की। अब देखिए आगे की बात। अब देखिए भीमराव अंबेडकर के बारे में आप आश्वस्त हो चुके हो कि वो संविधान सभा में कहां से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो इसमें उत्तर आएगा बंबई। अब देखिए साथियों, मैं आपको कुछ समितियों के नाम बताऊंगा कि जो संविधान सभा के द्वारा गठित की गई थी, और उनके अध्यक्षों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक संविधान सभा के द्वारा गठित समिति के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, प्रारूप समिति के, तो उसके बारे में बताने से आपको फायदा नहीं है। आपको प्रारूप समिति के बारे में मैं पूरी बात बता चुका हूं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, इनको आप याद रखिए। सुमेलित करने के हिसाब से भी आ सकता है, या डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है किसी भी समिति का नाम। देखिए मैं कुछ समितियों के नाम लिख रहा हूं आपके सामने। संचालन समिति, यह इंपॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसी से मिलता जुलता प्रश्न आता है कार्य संचालन समिति। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पर्याप्त है। मौलिक अधिकार समिति, यह किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो आप मन में विचार कर लीजिए। एक है मौलिक अधिकार उप समिति, संघ संविधान समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट समितियां हैं ये। प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति। ये समितियां साथियों जो मैंने आपको लिखी है 5 है, ये आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। प्रारूप समिति का आपको सबको पता है, ये वो महत्वपूर्ण समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। अब देखिए संचालन जो समिति थी, तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा का संचालन किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए इसमें एक शब्द और लग जाता है साथियों। कई बार क्या होता है, प्रश्न आ जाता है कार्य संचालन समिति और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आ जाता है और हम कराते हैं। तुक्का लग जाए तो बात अलग है, बाकी ये सही नहीं होगा अगर आप राजेंद्र प्रसाद करते हैं तो। कार्य संचालन जो समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था KM मुंशी को। KM मुंशी से संबंधित मैं आपको एक तथ्य बताता हूं साथियों। राजस्थान के एकीकरण में इनका नाम आता है प्रथम चरण में। एकीकरण राजस्थान का आप सभी पढ़ चुके हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किया गया था। प्रथम चरण का नाम था साथियों मत्स्य संघ।
प्रथम चरण का नाम जो मत्स्य संघ दिया गया था, सुझाया गया था, वो के एम मुंशी के द्वारा ही सुझाया गया था, पहली बात। दूसरी बात, के एम मुंशी जो थे वो प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। प्रारूप समिति के संदर्भ में आपको संख्यात्मक रूप से 3 बातें पूछी जा सकती है साथियों। अब आप कहोगे कि 3 बातें कौन सी? बात तो एक ही आती है कि कितने सदस्य थे, तो सदस्य तो 7 थे, अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। इसके अलावा एक प्रश्न आता है, प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य थे साथियों 1, जिनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला। ये आप ध्यान में रखिए। अब एक प्रश्न आता है, प्रारूप समिति में कांग्रेस से निर्वाचित सदस्य, जो कांग्रेस के बैनर के तले जिन्होंने चुनाव जीता था, वो सदस्य कितने थे? तो वो सदस्य कितने थे? वो सदस्य थे 6। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, 6 सदस्य थे। या जैसे आ जाए, प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या 7, मुस्लिम सदस्य संख्या प्रारूप समिति में तो मुस्लिम सदस्य 1 ही था। और हिंदू सदस्य की बात आ जाए तो हिंदू सदस्य जो थे वो थे के एम मुंशी। हिंदू सदस्य कितने थे? तो हिंदू सदस्य 1 थे, के एम मुंशी। यह तथ्य आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको विशेष बात बता रहा हूँ के एम मुंशी के बारे में। प्रारूप समिति में सम्मिलित एकमात्र हिंदू सदस्य थे, तो वो थे के एम मुंशी। अगला जो प्रश्न है वो है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति जो थी वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी मौलिक अधिकार समिति। अब एक प्रश्न आता है मौलिक अधिकार उप समिति, तो ये शब्द आप जरूर ध्यान में रखिए। मौलिक अधिकार उप समिति जो थी ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? जब जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। उप यदि शब्द लग गया तो जे.बी. कृपलानी आएगा। और अगर सीधा प्रश्न आ जाए मौलिक अधिकार समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और मौलिक अधिकार उप समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो ये की गई थी जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में। अगला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ जो संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया था। और भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान नेता थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी ये बने। इसके अलावा राष्ट्रीय नियोजन समिति के भी ये अध्यक्ष बने थे 1938 में। तो बहुत सारे तथ्य हैं इनके संदर्भ में। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ये थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे और प्रांतीय संविधान समिति के भी कौन थे? अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए इसके बाद में एक बच गया अपना झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ये जो 7 मैंने आपको समितियां लिखी हैं, ये सातों की सातों जो समितियां हैं आपको याद होनी चाहिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सातों की सातों समितियां। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, कार्य संचालन के मुंशी की अध्यक्षता में, मौलिक अधिकार जो समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, मौलिक अधिकार उप समिति जो है वो जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में, संघ संविधान समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी और प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और झंडा समिति जो है वो कई बार परीक्षाओं में आता है जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में गठित की गई समितियां थी। तो ये है समितियों की बातें। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो साथियों आज हम काफी चर्चा कर चुके हैं और वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है।
आगे जो है भारतीय संविधान के निर्माण का भाग 3 जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और भाग 3 में जो है हम पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 तक आपको पहुंचा देंगे और पूरी तरह से भारतीय संविधान को लागू करवा दिया जाएगा। अब अंत में मैं आपको संक्षिप्त रूप में जो है आज जो मैंने भाग 2 में बताया है वो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। आप एक बार कंसंट्रेट होकर एकाग्रचित होकर सुन लीजिए। सबसे पहले अपन ने बात की थी संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो है संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN राव को नियुक्त किया गया था। BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। इसके बाद में तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने इसी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए थे। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों ने महत्वपूर्ण समिति जो गठित की थी वो प्रारूप समिति थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। जो आपको मैंने सारे सदस्य बताए थे KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, BL मित्तर, DP खेतान, वो सारे के सारे सदस्य आपको ध्यान में होने चाहिए। कौन से 2 सदस्य थे जो प्रारंभ में नियुक्त किए गए थे, बाद में उनके स्थान पर नए बने, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने समितियां जो पढ़ी हैं, ये समितियां आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। साथियों, संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति का गठन किया उसकी तिथि इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति ने जो है वो अपनी रिपोर्ट जो संविधान सभा में सौंपी 21 फरवरी 1948 को, ये तिथि आपको याद होनी चाहिए। प्रारूप समिति ने जो संविधान के प्रारूप पर जो वाचन किया वो कब किया, तो वो 15 नवंबर 1948 को किया, 6 नवंबर 1949 को किया और एक वाचन अंतिम रूप से किया गया जिस दिन संविधान अंगीकृत हो गया, निर्मित हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो साथियों, ये जानकारियां थी जो मैंने आज आपको पहुंचाई हैं। अगले भाग के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।